फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी। आई एम शिवम चैर। दोस्तों, आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। यूपीपीसीएस के जो भी कोर्सेज होंगे वो आप तक पहुंच जाएंगे। बस आपको करना ये है कि एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से। नहीं तो इस वीडियो के नीचे लिंक रहेगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिससे आगे सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके विजन यूपीपीएससी चैनल में। मेरा नाम है शिवम चहल। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे डिफेंस स्टडी पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखिए, क्या सैन्य खर्च में वृद्धि होनी चाहिए, इसके ऊपर हमें देखना है, और इसके पक्ष में, विपक्ष में, और बाद में निष्कर्ष जो है हम इसका देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रस्तावना से। तो देखिए, हाल ही के दिनों में भारतीय सैन्य सुरक्षा में खर्च की वृद्धि की आवश्यकता जोरों पर है, न्यूज़पेपर में आते रहता है। वर्तमान समय में भारतीय सेना के आधुनिकीकरण की सख्त आवश्यकता महसूस की जा रही है। दूसरी ओर पाकिस्तान और चीन से सैन्य मोर्चे पर लगातार खतरा बना हुआ है। कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस वर्ष के बजट में, जो रक्षा बजट में, वृद्धि होनी चाहिए थी। वहीं कुछ का मानना है कि भारत को हथियारों की अंधी दौड़ से बचना चाहिए और अपने संसाधनों का समझदारी पूर्वक उपयोग करना चाहिए। यानी कि इस प्रस्तावना को आप देखेंगे तो जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें दोनों चीज़ों का समन्वय किया गया है। यानी कि एक तरफ रक्षा बजट को बढ़ाने की बात भी की गई, और फिर दूसरी तरफ कहा गया कि रक्षा बजट बढ़ाने की ज़रूरत इतनी नहीं है भारत को। ठीक है, यानी कि हथियारों की दौड़ में शामिल होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं प्रस्तावना में सिर्फ जो चीज़ यहाँ दी हुई है, आप उस पर ही जोर ना देके दोनों चीज़ों को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम पक्ष में तर्क। तो देखिए, विकासशील देश में जो होते हैं उसमें नागरिकों को जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध तो होती है सरकार, और रक्षा आमतौर पर जो है अंतिम जो स्थान है उसको रखा जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप नेहरू जी को डाल सकते हैं। तो उन्होंने कहा था कि अगर देश का हर नागरिक सशक्त होगा तो वह अपनी सुरक्षा स्वयं कर लेगा। इसके लिए हमें सेना की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए हमें बहुत जो हैवी हथियार होते हैं उनकी, जो टैंक की ज़रूरत नहीं है, मिसाइल्स की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि मानव सशक्त होना चाहिए, फिर जो है देश अपने आप जो है सुरक्षित हो जाएगा, ऐसा उनका मानना था। बाद में ये चेंजेस आके देखे जाते हैं, जैसे इंदिरा जी का प्रभाव जब आता है, उसके बाद भी लाल बहादुर शास्त्री जी का देखा जाता है। तो उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, तो उन्होंने दोनों चीज़ों का इंपॉर्टेंस देना शुरू करी। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम यहाँ पर कोट कर सकते हैं। भारत जैसे देश के लिए ऐसे खतरे सामान्य खतरों से कहीं ज़्यादा गंभीर हैं, क्योंकि भारत खतरनाक पड़ोसी यहाँ ये देख लीजिए, भारत की लोकेशन के हिसाब से देख लें। अगर एक तरफ हमारे पाकिस्तान है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान है, सॉरी जो है बांग्लादेश है। अफगानिस्तान का भी रीजन जो होता है वो भी इतना ठीक नहीं है। तो लोकेशन के हिसाब से देखा जाए तो भारत चारों तरफ से बहुत बुरी तरह से घिरा हुआ है। और उसके बाद में देखा जाए तो चाइना का इन्फ्लुएंस इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है दूसरे के देशों में कि वो हमारे व्यापार को प्रभावित कर रहा है, हमारे संबंधों को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं श्रीलंका में जो हालत है, या म्यांमार में जो स्थिति है, नेपाल में खासकर, जहाँ पर हमारा ट्रेड इतना अच्छा खासा था, नेपाल के मार्केट में भी चाइना अब जा चुका है। भारत के सर तक उसने अपनी रेलवे लाइन बिछाने का प्रोजेक्ट वहाँ से पास करा लिया है। तो ये जो चीज़ें हैं वो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होने वाली हैं आने वाले टाइम में। अगला है कि व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा एक राष्ट्र को उसकी आकांक्षाओं की पूर्ति करने में सहायता करती है, और मजबूत सुरक्षा उसका एक सबसेट होता है। ठीक है, फरवरी 2018 में सेना ने रक्षा के लिए संसदीय स्थायी समिति के समक्ष जानकारी दी, बताया कि उनके 68% जो उपकरण हैं वो पुराने हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ से आप कंडीशन समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी खराब है, बजट क्यों बढ़ना आवश्यक है। यहाँ से पता लगता है, उनका कहना है कि 68% जो हमारे उपकरण हैं वो पुराने हो चुके हैं। एवं इस वर्ष के बजट में सेना के जीडीपी, अगर इंडिया की जीडीपी के हिसाब से देखा जाए तो डिफेंस बजट जो खर्च, मतलब जो रखा गया है वो रखा गया है 1.50%। ठीक है, और 2018-19 के अगर कुल बजट, जो टोटल बजट था, उसका परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो वो 12.1% था आवंटन जो किया गया है। कम से कम 24 पूंजीगत परियोजनाओं को इसके कारण जो है उनका अस्तित्व जो है वो संकट में पड़ सकता है। यानी कि फंडिंग नहीं होगी उसके लिए, तो दिक्कत तो आने वाले टाइम में होगी। अच्छा, बजट क्यों बढ़ना चाहिए, हाल ही में क्यों जरूरत पड़ रही है इन सब चीज़ों की, तो देखा जाएगा तो डोकलाम जो संकट है अभी, विवाद के बाद सेना को उपकरण के आधुनिक बनाने की महती आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसके लिए भी कहा जा रहा है कि इस तरह के जो विवाद अब इंडिया के बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। देखिए, बाकी इतना कोई देश सशक्त नहीं है, बांग्लादेश भी खुल के हमसे नहीं लड़ सकता, पाकिस्तान तो हिम्मत कर ही नहीं सकता, लेकिन
यहाँ पर चाइना हमसे कहीं ज़्यादा आगे है, तो वो पूरी कोशिश करेगा परेशान करने की, तो उसके लिए उसका उसका जवाब देने के लिए हमारे पास अच्छा खासा एक डिफेंस बजट भी होना चाहिए, नए उपकरण भी होने चाहिए। डोकलाम में जो चीज़ हुई थी वो आज भी कंटिन्यू है, इंडिया उतनी तरह से उसका विरोध नहीं कर पा रहा है। वो पहले भी रोड बना रहा था, वो अभी भी रोड बना रहा है, वो आगे भी रोड बनाएगा। तो इंडिया का काम ये है कि अपने को सुरक्षित कैसे किया जाए, ना कि उससे वॉर कैसे किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए भी दिखाया जा रहा है कि ये इसके लिए भी बजट का जो बढ़ना है वो आवश्यक है, कि बजट बढ़ना चाहिए। सैन्य सुरक्षा के अंतर्गत ऐसी क्षमताओं का विकास भी शामिल है जिनके देश के आंतरिक मामलों में विरोधी ताकतों द्वारा किए जा सकने वाले हस्तक्षेपों को रोका जा सके। बहुत सारे एनजीओज होते हैं, या कई आपने देखा है कि मिलिट्री के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि वो रेप्स करते हैं। ये सारी चीज़ें, कुछ मामले सही हो सकते हैं, कुछ मामले जो है उसके उलट भी होते हैं। चूंकि नौकरशाही और निर्माण निर्णय के स्तर पर अभी अपेक्षित समझ का अभाव है, आधुनिकरण की स्थिति का चिंताजनक बनी हुई है। यहाँ पे देखा कि कहा जा रहा है कि जो ब्यूरोक्रेसी है हमारी, और उसके बाद में जो आर्मी है उसके जो हेड्स होते हैं उनके बीच में जो है समन्वय नहीं है। क्योंकि अगर बजट पास होगा तो बजट में ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो अपना पूरा रूल करते हैं उसमें कि इनको कितना पैसा देना चाहिए, ठीक है। नीति का तो निर्धारण वही लोग करते हैं, और पैसा किनको मिलता है, इनको मिलता है। तो अगर वो पैसा देंगे नहीं तो ये कार्य करेंगे कैसे, ठीक है। ये इसीलिए आपने देखा होगा कई बार जो आर्म्स डील होती हैं वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हैं। उसका कारण क्या होता है कि ब्यूरोक्रेसी में वो लोग इतना प्रतिबद्ध नहीं होते उस कार्य के लिए, और वो चीज़ डील महंगी भी हो जाती है। और इंडिया को आज जो उपकरण चाहिए होता है वो 5 साल बाद मिलता है, ठीक है, और वो महंगा भी मिलता है। जैसे राफेल डील में हाल ही के समय में ऐसा हुआ है। इस समस्या इस समस्या का निवारण तभी संभव है जब निर्णय समय पर लिए जाएं और उपकरणों के अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। जैसे कि मैंने बताया था राफेल डील का मामला अभी लेटेस्ट मामला है, या आप इसके एग्जाम्पल में आप इसमें लिख सकते हैं। साथ ही वित्तीय सहायता पर्याप्त मात्रा में मिलनी चाहिए, और इस हेतु उपलब्ध तंत्र द्वारा वित्तीय संसाधनों की आपूर्ति में विलंब नहीं होना चाहिए। अधिक धन आवंटन के बिना सेना वांछित रूपांतरण के स्तर पर कभी नहीं पहुंच पाएगी, और व्यय के प्रबंधन में भी सुधार की आवश्यकता है। अब व्यय के प्रबंधन में सुधार की आवश्यकता है। डीआरडीओ का पहले ऑडिट नहीं होता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने प्रतिबद्ध कर दिया कि डीआरडीओ का भी ऑडिट किया जाएगा कि ये पैसा कैसे खर्च हो रहा है और कहाँ कहाँ पर खर्च हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह के कार्य करना भी जरूरी है। उसके बाद में अगर इन सारी चीज़ों को देखने के बाद में अगर हम देखें इसके विपक्ष में तर्क देखें, तो पश्चिमी देशों में जारी हथियारों की अंधी दौड़ में शामिल होने के बजाय हमें बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जिसके पास सबसे ज़्यादा हथियार हैं वही जो है सबसे विकसित विकासशील सबसे विकसित है, और जो है सबसे सुखी लोग वहीं के हैं, ठीक है। उन देशों को हमसे कहीं अधिक उन्नत तकनीकी ज्ञान उपलब्ध है, और साथ ही तकनीकी क्षेत्र में निवेश करने हेतु धन की उपलब्धता भी है। जबकि भारत में ऐसी स्थिति नहीं है, तो बिना सोचे समझे हम किसी की चीज़ का अनुकरण करें वो सही नहीं है। बात यहाँ पर रशिया की हो रही है, बात यहाँ पर ब्रिटेन की हो रही है, बात यहाँ पर फ्रांस की हो रही है, बात यहाँ पर यूएस की हो रही है, कि वो लोग अपना रक्षा बजट बहुत ज़्यादा रखते हैं अपने जीडीपी के हिसाब से जितना हम लोग रखते हैं। हालांकि इंडिया 5वें नंबर पे है, वो ठीक है, लेकिन हमें उनका अनुकरण करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने हिसाब से चलने की ज़रूरत है। भारत अभी भी हथियारों की गुणवत्ता से अधिक उनकी मात्रा पर ध्यान केंद्रित किए हुए है, और इस चक्कर में संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ में समझदारी यही है कि आप क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी को मेंटेन करें, तो वो इंडिया के लिए ज़्यादा सही है। सीधे शब्दों में कहें तो हमारे नीति निर्माताओं और द्वारा अपनी सोच में परिवर्तन लाने की अधिक आवश्यकता है। उदाहरण के रूप में अगर लिया जाए स्वीडन को, तो स्वीडन अपनी सुरक्षा पर प्रतिवर्ष $6 बिलियन जो है वो छोटी राशि इसके ऊपर खर्च करता है, और वहाँ के लोग थोड़े ज़्यादा सुखी भी रहते हैं। लेकिन खैर स्वीडन जैसी स्थिति हमारे लोकेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो खैर नहीं है। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं कि कम बजट वाले देश भी खुश रहते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि पश्चिमी प्रौद्योगिकी का दोहन करने के लिए अत्यधिक प्रशिक्षित व्यक्तियों बुनियादी मानव मूल्यों में वृद्धि की आवश्यकता होती है। ऐसे में अपने सैनिकों को उच्च तकनीकी की समुचित समझ के अभाव में मरने के लिए जो है वो नहीं छोड़ सकते। अगर भारत अपने आपूर्तिकर्ताओं सोच और मानव संसाधनों को तर्कसंगत बनाता है, तो ये उपलब्ध संसाधनों में भी बहुत कुछ हासिल कर सकता है। हालांकि बजट में कटौती सेना को बौद्धिक आलस्य के बहाव से बाहर निकालने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
अब एक इसके बाद में एक मिला जुला चुनाव देख लेते हैं। तो देखिए 1962 में जीडीपी के अनुपात में सैन्य क्षेत्र के लिए कम आवंटन की घोषणा के बाद से ही सैन्य खर्च का मुद्दा, जो सैन्य खर्च था उसको बढ़ाने का मुद्दा जो है वो जोर पकड़ गया था। जैसे मैंने कहा था कि नेहरू जी के टाइम में ऐसा था कि जो खर्च था वो बहुत कम भी करते चले जा रहे थे लगातार। देन 1962 के बाद में जब वॉर हुआ तो उसके बाद में ये चीज़ जो है वो बढ़ना शुरू हुई। ठीक है, सेना के प्रमुखों द्वारा इस संबंध में समय समय पर आपत्ति जताई रही है कि उनका मानना है कि कम धन आवंटन से सेना के आधुनिकीकरण को गंभीर नुकसान हो रहा है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि 68% हाल ही में जो है पुराने उपकरण हैं। भारत गंभीर बाहरी और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। उत्तर पूर्व और कश्मीर में लगातार होती घुसपैठ से बड़ी संख्या में सेना की यूनिटों को क्षति पहुंच रही है। हमारे कई जो आर्मी काम से अटेंड हुए थे वो उसका एग्जाम्पल आप यहाँ पे डाल सकते हैं। पाकिस्तान के साथ रिश्तों में सॉरी पाकिस्तान के साथ रिश्तों में लगातार करवाहट आ रही है। ऐसे में सैन्य निर्भरता में अधिक बढ़ोतरी होना जायज है और इस हेतु सेना के पास समुचित मात्रा में संसाधन होने भी आवश्यक हैं। चीन के वैश्विक शक्ति के रूप में उभार को प्रत्यक्ष तौर पर देखा जा सकता है। ऐसे में उसका दिनों दिन बढ़ता दबदबा भी नज़रअंदाज जो है हम लोग नहीं कर सकते। चीन से सामरिक प्रतिस्पर्धा हेतु हमें सैन्य ताकत में वृद्धि करनी होगी। इसके लिए सैन्य बजट में वृद्धि करना आवश्यक है। रोबोटिक्स, मानव रहित तंत्र, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इत्यादि पर ध्यान केंद्रित न करने के कारण सेना पर तकनीकी रूप से दूसरे दर्जे की शक्ति बनने का खतरा मंडरा रहा है। साइबर खतरों से निपटने के लिए सेना के भीतर कोई संगठन अभी हाल ही में नहीं है, तो इसकी जरूरत है। और जरूरत किसके लिए? फिर तो बजट होगा तभी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि भारत दुनिया में 5वां सबसे बड़ा सैन्य बजट वाला देश है। इस बजट में कोई भी वृद्धि पहले से दबावग्रस्त जनता पर अत्यधिक बोझ डाल सकती है। ठीक है, एक तो ये कि बढ़ाइए बजट को, और दूसरी चीज़ अगर बजट पे पैसा अगर डिफेंस पे पैसा खर्च करना स्टार्ट कर दिया जाएगा तो इसका प्रभाव किस पे पड़ने वाला है? टैक्स कौन देता है? लोग देते हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि सेना हेतु धन आवंटन और मौजूद ढांचे में सामंजस्यता का अभाव है। यदि ये जारी रहा तो पहले से कमजोर तंत्र और भी कमजोर जो है वो हो जाएगा। ऐसी स्थिति से बचने के लिए सरकार और सेना को महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा करनी होगी, यानी कि मिलजुल के काम करना होगा। जो हमारी आर्मी यूनिट है और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन दोनों को भारत में सामरिक मुद्दों पर सेना और नागरिकों के बीच वार्ता का नितांत अभाव रहा है। साथ ही अक्सर सैन्य संसाधनों की उपलब्धता के प्रश्न पर राजनेता संसाधनों की समुचित मात्रा उपलब्ध होने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। जैसे अभी आप न्यूज़ में देख सकते हैं कि एक टाइम आया था कि हमारे पास गोला बारूद खत्म हो चुका है। ठीक है, तो वहाँ बाद में जाके जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने बोला था कि नहीं नहीं ऐसी कोई कमी नहीं है, कुछ चीज़ें सही तो होती हैं और बाहर नहीं आती हैं। सरकार को इस समस्या को समाधान हेतु बृहद स्तरीय पुनरावलोकन करना होगा और समस्याओं के समाधान हेतु रोड मैप या प्लान तैयार करना होगा। इस प्लान के अंतर्गत हथियारों और अवसंरचना की भावी आवश्यकता पर भी ध्यान रखना होगा। सेना हेतु धन आवंटन भी आगे इसी प्लान के आधार पर करना चाहिए। इन सब के बाद में हम लोग जो है वो निष्कर्ष को देख लेते हैं। तो निष्कर्ष में देखा जाए तो ये चिंताजनक है कि सेना के 68% जो उपकरण हैं वो पुराने हैं, लेकिन शायद इसे नई तकनीक और विचारों में निवेश करने का अवसर भी प्रदान किया है। अतिरिक्त धन का निवेश आवश्यक प्रतीत होता है, लेकिन इससे तब तक कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक सेना को संगठनात्मक दर्शन का पुनरावलोकन नहीं करती। महंगे हथियारों के अधिकाधिक आयात की बजाय मेक इन इंडिया के अंतर्गत स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जिससे हथियारों के आयात पर निर्भरता में कमी आएगी। तो साथ ही देश के अंदर नए रोजगारों का सृजन भी होगा। उपकरण पुराने हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हम आयात पे ज़्यादा ना जाएं। अगर अपने यहाँ ही हम लोग इस चीज़ को बनाएं तो वो हमारे लिए ज़्यादा सही है। जैसा कि चाइना एक टाइम था जो हथियारों में काफ़ी अच्छा खासा जो है बाहर से लेता था, लेकिन अब स्थिति ऐसी आ गई है कि अब उन्होंने अपने यहाँ को पूरी तरह से डेवलप कर लिया है। चाइना की जो है बराबर तो हमारी इकॉनमी भी नहीं है, उस वहाँ हम खड़े नहीं हो सकते, लेकिन एक कोशिश कर सकते हैं कि जितना हम लोग बाहर से आयात कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं तक जो है वो कमी लाई जाए। तो डिफेंस पेपर 2 के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये टॉपिक आप तैयार कर सकते हैं। थैंक यू।